Hello everyone. Today we discuss minor 2 साइंस इसके टीचिंग मेथड के क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 131 का है। विद्यार्थी यह व्याख्या करता है कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाते हुए बल्ब कैसे चमकता है। ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण के अनुसार यह उद्देश्य ज्ञान के किस आयाम एवं किस प्रक्रिया से संबंधित है। देखिए व्याख्या करना किस में आता है, अंडरस्टैंडिंग में आता है, यानी कि समझना। तो एक तो समझना यहाँ है और एक यहाँ। अब रही बात ये आयाम की, तो आयाम में देखिए विद्यार्थी व्याख्या कर रहा है विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाते हुए बल्ब कैसे चमकता है। एक प्रोसेसुरल प्रक्रिया है, मतलब प्रक्रियात्मक होगा इसमें। तो ये आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, वर्ब को पकड़ना है जब भी उद्देश्य की बात हो। तो व्याख्या करना किस में आता है, समझना में। अंडरस्टैंडिंग, बोध भी बताया जा सकता है इसको। नेक्स्ट 132 का, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष के ज्ञान उद्देश्य से संबंधित नहीं है। तो देखिए वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा का स्मरण करना, ये तो है। और एक ऐसी स्थिति बताना जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये भी है। और सूचीबद्ध करना, अवतल उत्तल व अवतल लेंस को के दो उपयोग सूचीबद्ध करना, लिस्ट करना, ये भी होता है। ठीक है, आसवन प्रक्रिया का वर्णन करना नहीं होता। इसका राइट आंसर ये 4 हो जाएगा। तो ये ज्ञान के अंदर ये है, स्मरण करना, प्रतिबिंब बनना, सूचीबद्ध करना, ये वर्ब आती हैं, तो ये इसमें हो जाएगा। बट आसवन प्रक्रिया का वर्णन करना, उल्लेख करना, ये आपका व्याख्या करना, ये अवबोध में आता है। ठीक है, ये किस में आता है, अवबोध में आता है। अब देखिए नेक्स्ट 133 का है। तो यहाँ अपन इसकी बात करें कि एक रासायनिक विक्रिया दी हुई है, इसमें ऑक्सीकरण व अपचयन के दौरान स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। मतलब इस रासायनिक विक्रिया से हमें रिसोल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना है ना, हल करके हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो हल करना किस में आता है, हल करना आता है विश्लेषण के अंतर्गत, हल करना या रिसोल्व। ठीक है, 134, विद्यार्थी द्रव्य में गति करने वाली वस्तुओं के प्रवाह रेखीय स्ट्रिक्ट लाइन आकार का औचित्य सिद्ध करता है। यह विशिष्ट उद्देश्य किससे संबंधित है। तो यहाँ देखिए अपन जस्टिफाई करना किस में, मूल्यांकन में। 135, एक विद्यार्थी कक्षा कक्ष में अपनी नोटबुक में एक सीधे चालक तार के आसपास बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का चित्र बना रहा है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का चित्र बना रहा है, अपने ज्ञान का वो उपयोग कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, ज्ञानोपयोग। नेक्स्ट 136 का है ये। ठीक है, यहाँ ब्लूम की टेक्सोनोमी के संज्ञानात्मक कौशलों का उनके विवरण से मिलान कर सही कूट का चयन कीजिए। देखिए ज्ञान है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बात कर रहा है कि ज्ञान का यहाँ विवरण क्या है, तो शब्दावली का उदाहरण, ये हो जाएगा। अवबोध तत्वों की व्याख्या करना, मैंने अभी बताया था, व्याख्या करना वगैरह ये अवबोध में आते हैं। ठीक है, अनुप्रयोग, नए तरीके से उपयोग, तो ये अनुप्रयोग या ज्ञानोपयोग में आते हैं। मूल्यांकन, वैधता का निर्णय लेना किस में आता है, मूल्यांकन में आता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। RS दवे के अनुसार क्रियात्मक पक्ष के वर्गीकरण का उच्चतम व निम्नतम स्तर है। तो उच्चतम तो RS दवे के अनुसार क्या होता है, स्वाभाविकरण, और निम्नतम अनुकरण होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। दवे के वर्गीकरण में देखोगे ना आप। 138 में देखो, भावात्मक उद्देश्य के पद अनुमूल्यन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। अनुमूल्यन की बात कर रहा है ये। तो अनुमूल्यन में मूल्यों को स्वीकार करना ये है शामिल, मूल्यों को प्राथमिकता देना ये भी है, मूल्यों के प्रति निष्ठा ये भी है, मूल्यों का संप्रतीकरण ये नहीं है अनुमूल्यन के अंतर्गत। नेक्स्ट 139 में,
प्राप्त उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के संबंध में असंगत का चयन। तो क्रियात्मक पक्ष को तो रॉबर्ट मिलर ने ही लिखा था, ठीक है, और ज्ञानात्मक पक्ष को RCM ने ही, बिल्कुल। ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष को रॉबर्ट मेगर ने लिखा था, तो ये भी नहीं होगा, तो 4 हो जाएगा। ये तीनों ही सही हैं। या 140 विज्ञान के शिक्षण उद्देश्यों को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? विज्ञान के अधिगम उद्देश्यों को, तो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं साइंस टीचिंग के, उनको ध्यान देना चाहिए कि शिक्षक ने कक्षा के लिए क्या योजना बनाई, नहीं, शिक्षक के करने के बजाय शिक्षार्थी क्या करेगा, शिक्षार्थी क्या करेगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो यही ज़्यादा ठीक लग रहा है। कौन से अधिगम संसाधन उपलब्ध है, नहीं, पाठ्य पुस्तकों में क्या बताया गया है, ये भी नहीं, यही ठीक है। 141 में निम्नलिखित में से कौन सा घटक विज्ञान शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य से संबंधित नहीं है? तो अनुप्रयोग की बात कर रहे हैं, तो अनुप्रयोग में सुझाव देना, समाधान की वैकल्पिक विधि का सुझाव देना, ये तो एप्लीकेशन में ही आता है। दिए गए आंकड़ों के बीच संबंध स्थापित करना, इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, तो ये भी एप्लीकेशन में आता है। आंकड़ों की पर्याप्तता या प्रासंगिकता का पता लगाना, ये भी एप्लीकेशन में आता है। सूत्र आकृति अवधारणा का प्रत्याभिज्ञान करना, नहीं, ये ज्ञान के अंदर है, नॉलेज के अंदर आता है, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। निम्न में से सिम्पसन द्वारा प्रस्तुत क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण के अंतर्गत शामिल उद्देश्य है। तो क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण जो सिम्पसन के अनुसार दिया उसमें शामिल है, प्रत्यक्षीकरण है, व्यवस्था है, और कार्य संधि नियोजन ये नहीं है, ये दव्य में है, दव्य के वर्गीकरण में है, ये दव्य के वर्गीकरण के अंतर्गत है। जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया ये भी है, ठीक है। तो यहाँ 1 2 4 कौन से में, फर्स्ट में, ये हो जाएगा राइट। अब अपन आगे बढ़ते हैं 143 का ना, 143 का, निम्न में से RCM उपागम में प्रयोग संबंधी मानसिक प्रक्रियाएं हैं। तो RCM उपागम में प्रयोग संबंधी मानसिक प्रक्रियाओं में कारण बताना है, बिल्कुल है, भविष्यवाणी करना ये भी है, परिकल्पना का निर्माण करना ये भी है, तो यानी कि तीनों ही है इसका राइट आंसर। इनके अलावा भी होती है प्रयोग संबंधी में, एक तो निष्कर्ष निकालना, ठीक है, और परिकल्पना का निर्माण करना, और एक ये भी होता है परिकल्पना को स्थापित करना। तो RCM उपागम के प्रयोग संबंधी मानसिक प्रक्रियाओं में कारण बताना है, भविष्यवाणी करना, परिकल्पना का निर्माण करना, ये 2 और है, निष्कर्ष निकालना, परिकल्पना को स्थापित करना, यहाँ 4 हो जाएगा। 143 के आगे 144 में देखो कि निम्न में से कौन सा घटक विज्ञान शिक्षण के आग्रहण भावात्मक उद्देश्य से संबंधित है? विज्ञान शिक्षण के आग्रहण से उद्दीपन के प्रति जागरूकता, बिल्कुल ठीक बात है, ये उद्दीपन को ग्रहण करने की इच्छा, ये भी सही है, नियंत्रित रूप से ध्यान देने की क्षमता, ये भी सही है, ठीक है, तो ये तीनों ही है आग्रहण में। 145 RCM प्रणाली द्वारा उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में कौन सा घटक सम्मिलित नहीं है? RCM में एक तो होता है ज्ञान, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं समझ, ठीक है, और प्रयोग, और क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, ये है RCM का वर्गीकरण, ठीक है। तो यहाँ समझ या बोध, यही की बात है, बोध ये होता है, अनुप्रयोग भी होता है, सृजनात्मकता भी होता है, कौशल नहीं होता RCM में, ठीक है। 146 नेक्स्ट, उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनका स्पष्ट व पूर्ण मापन तथा मूल्यांकन किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। ये दीर्घकालीन होते हैं, नहीं, उद्देश्य दीर्घकालीन नहीं होते, अल्पकालीन होते हैं। दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं, एम्स जिनको बोलते हैं, ये विशिष्ट प्रयोजन है, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से सत्य कथनों का चयन कीजिए, सत्य कथन बताने हैं, तो ये 1 नहीं है, बाकी ये 2 है, 1 और 3, ये 2 हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 147 का, अधिगम उद्देश्यों के रचनावादी दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिगम उद्देश्यों को शिक्षण प्रारंभ होने से पहले सदैव निश्चित कर देना चाहिए। नहीं, शिक्षण प्रारंभ होने से पहले निश्चित नहीं होते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल परिवर्तन भी किया जा सकता, तो ये नहीं होगा। अधिगम प्रक्रिया में ज्ञान और समझ एक दूसरे से अविभाज्य है, ठीक है। कौशल को कभी कभी ज्ञान और समझ के परिणाम के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ 2 और 3, ये 2 हो जाएगा इसका राइट। 148 का, थिंक पेयर रणनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षार्थी पहले व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं, फिर अपने साथी के साथ चर्चा करते हैं और प्रश्न तैयार करते हैं, बिल्कुल ठीक है। यह अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी के भागीदारी को हतोत्साहित नहीं, यह हतोत्साहित नहीं हुआ। यह शिक्षार्थी के प्रश्नों के आधार पर शिक्षण अधिगम अनुभवों के निर्माण में सहायता करता है, ये भी ठीक है। तो 1 और 3 ये हो जाएगा। 139 का है, अधिगम की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिगम अनेक अनुभवों और विभिन्न अनावरणों के माध्यम से होता है, ठीक है। अधिगम सदैव शिक्षक द्वारा पूर्व अनुमानित एक ही अनुभव के माध्यम से होता है, नहीं। अधिगम रैखिक होने के बजाय सर्पिल, ठीक है, जटिल प्रकृति का होता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ 1 और 3, तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। विज्ञान की कक्षा में भावात्मक क्षेत्र का मुख्य ध्यान निम्नलिखित में से किस पर होता है? विभिन्न विज्ञान के उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना, भावात्मक का नहीं है ये। समीकरणों को हल करने में सटीकता प्राप्त करना, यह भी नहीं है। छात्रों को तेजी से विज्ञान की समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह भी नहीं है। विज्ञान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और सराहना विकसित करना, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अप्रिसिएशन, ये होगा राइट। भावात्मक से संबंधित पूछ रहा है। तो ये था आपका -2 साइंस टीचिंग मेथड के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।